आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर भूकंप और सुनामी के बारे में समझ विकसित करेंगे। इस वीडियो को पढ़ लेने के बाद इससे संबंधित कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या लघुतरीय प्रश्न हो बोर्ड एग्जाम में, तो आप सरलता से इसको उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले समझें कि भूकंप क्या है। तो अगर इसके नाम को देखें, भूकंप यानी भूमि का कांपना। और भूमि कैसे कांपती है? तो कई बार भूमि आंतरिक कारणों से कांपती है, तो कई बार भूमि बाहरी कारणों से कांपती है। बाहरी कारण क्या है? तो बाहरी कारण में कभी कभी क्या होता है, खदान जहां पर खदान के जो कार्य होते हैं, कोयला निकाले जाते हैं जमीन खोद करके, उनका धस जाना अचानक से, है ना। कई बार पत्थरों को खुर करके गिट्टी जो बनाया जाता है उसमें बम का प्रयोग किया जाता है, उसके आसपास के क्षेत्रों में भूमि के ऊपरी परत कांपने लगती है, जो भूकंप कहलाती है। अच्छा, भूकंप आमतौर पर प्राकृतिक होती है। क्या होती है? प्राकृतिक होती है, भगवान द्वारा भेजे जाते हैं। तो भूकंप एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। और आपको मालूम है कि जब भूकंप आता है, जब भूमि कांपती है ना, उस पर बसा हुआ सभी चीज कांपने लगेंगे, और उस पर जो बड़े बड़े बिल्डिंग बसे हुए हैं वो भी कांपने लगेंगे, और कांपने से टूट फूट जाएंगे, गिर जाएंगे, तो बहुत अधिक मात्रा में जान माल की हानि होती है। भूकंप क्या? तो भूमि के ऊपरी परत का कांपना किसी भी कारणों से भूकंप कहलाता है। यह एक प्रकार की आपदा है जिससे बहुत बड़े स्तर पर जान माल की हानि होती है। अब इस चीज को समझिए कि भूकंप जो है उसकी तीव्रता कितना विनाशकारी है उसको मापते हैं हम रिएक्टर स्केल से। एक इकाई है उसे मापते, जैसे लंबाई को मापते हैं मीटर से, समय को मापते हैं सेकंड से, है ना। ऐसा तो नहीं है कि वजन को माप लेते हैं 5 मीटर से, 5 केजी से मापते हैं, नहीं। वजन का मात्रक है, वजन का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है केजी। उसी प्रकार भूकंप की तीव्रता का मात्रक, कि भूकंप कितना विनाशकारी है, उसका मात्रक है रिएक्टर स्केल, रिएक्टर इकाई। ठीक है, उसी के द्वारा मापा जाता है। रिएक्टर स्केल पर 1 2 3 4 5 6 करके कई अंक लिखे रहते हैं। अगर मान लीजिए कि भूकंप की तीव्रता 5 मापी गई है और उसी देर में 6 दिखा दे रहा है, रिएक्टर स्केल पर 6 बता रहा है, तो इसका मतलब है कि जो 6 अभी जो भूकंप आया है वो पिछले वाले भूकंप से 10 गुना ज्यादा भयानक है। तो रिएक्टर स्केल पर प्रति इकाई जब बढ़ोतरी होती है, एक एक अंक जब बढ़ता है, तो भूकंप की प्रभाव पिछले से 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा। अब भूकंप के बारे में और समझिए। भूकंप जो है, मान लीजिए कि भूमि है और भूकंप जहां से शुरू हुआ, तो जहां से भूकंप की शुरुआत होती है वो भूकंप का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। और भूकंप यहां से भूकंप निकल करके भूमि का कंपन के लिए जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, वो निकला और ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जाता है, ऐसे भी जाता है, वो दूर दूर भी जाता है, ऐसे सीधा भी जाता है। तो केंद्र के सामने सामने ऐसे भूकंप तक जो तरंग है वो सबसे पहले पहुंचता है। तो जहां सबसे पहले पहुंचता है केंद्र के ऊर्ध्वाधर यानी सीधे हॉरिजॉन्टल, जहां सबसे पहले पहुंचता है ये अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है। यहाँ पर भूकंप का प्रभाव सबसे अधिक होता है, क्योंकि केंद्र से भूकंप का तरंग स्टार्ट हुआ और सबसे पहले नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इधर पहुंचना ऐसे दूर पड़ जाता है। तो सोचा विकास अधिकेंद्र के पास देखा जाता है। तो भूकंप का केंद्र कहाँ क्या होता है? तो जहां से भूकंप की शुरुआत होती है। अधिकेंद्र क्या होता है? जहां पर भूकंप का अंत होता है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे ऊपर ऊपरी बिंदु है अधिकेंद्र, और भूकंप का केंद्र जो है। तो कई बार एग्जाम में भूकंप के केंद्र अधिकेंद्र में अंतर। अब तीव्रता के आधार पर, विनाशकारिता के आधार पर भूकंप के तरंग को कई प्रकार बताया गया है। यानी भूकंप के तरंग के 3 प्रकार बताए गए कि कितना विनाश कर पाएगा भूकंप तरंग, उसके आधार पर तरंग को 3 भागों में बांटा गया है। एक पी तरंग, पी मतलब होता है प्राइमरी वेव, हिंदी में कहते हैं प्राथमिक तरंग। दूसरा है एस तरंग, सेकेंडरी वेव या द्वितीयक तरंग। और तीसरा है लॉन्ग वेव या दीर्घ तरंग। लॉन्ग वेव सबसे विनाशकारी होता है, प्राथमिक तरंग सबसे कम विनाशकारी होता है, पी तरंग सबसे पहले पहुंचता है, एल तरंग सबसे बाद में पहुंचता है। इस तरंग जो होता है ना, पी इतना कमजोर होता है ना एस इतना बरियार होता है, एल इतना बरियार होता है। एस जो होता है इस तरंग, वो दोनों का बीच का होता है, पी और एल तरंग के बीच का होता है। ये समझ गए कि भूकंप के तरंग कितने प्रकार के होते हैं, सबसे विनाशकारी तरंग कौन है और सबसे कम विनाशकारी तरंग है। हम लोग भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र में अंतर भी समझ गए। अब ये आता है टॉपिक कि भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। यदि चाहते हैं कि भूकंप को तो रोक नहीं सकते, किसी भी आपद को मनुष्य रोक नहीं सकता, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकता है ना। इसी को आपदा प्रबंधन कहते हैं। इसके प्रभाव को कम करने के लिए, हम क्या क्या कर सकते हैं? इसके प्रभाव को कम करने के लिए सबसे पहले हम तो ये काम कर सकते हैं कि जब भवन बनाए तो सुनिश्चित करें कि भवन आयताकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आयत के आकार की होनी चाहिए। यह आयत के आकार जब भवन हो जाता है तो भूकंप के समय गिरने की संभावना कम हो जाती है।
ये सुनिश्चित करेंगे कि जब हम गली बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, वो चौड़ा हो, क्या हो, चौड़ा हो, बहुत अधिक इसमें जगह हो, है ना। अब क्यों अधिक जगह की बात कहा जाता है, तो मान लीजिए कि आप घर में रह रहे हैं और जब भूकंप आया तो हल्ला सुनकर जब आप बाहर निकले और गली से जाना स्टार्ट किए तो पता चला कि गली टुकड़ा है, इसे जब जा रहे हैं तो गली का जो क्षति निकला हुआ है, क्षति जो निकला हुआ है, उसका कोई भाग टूट करके या दीवारें टूट करके मालूम ओके बच्चा दब के, है ना, बहुत जैसे में आने लगी है, सोता है सोता। अगर यही गली बहुत ज्यादा चौड़ा रहेगा, घर घर दूर दूर है, बहुत ज्यादा चौड़ा रहेगा, तो आप आसानी से भाग पाइएगा, है ना, टूटे फूटेगा भी, घर के सड़क टूटेगा तो यहाँ गिरेगा, आप से भाग पाएंगे। अगर गली बहुत छोटा है तो आप भूकंप के प्रभाव से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अच्छा, सड़क चौड़ा होना चाहिए, क्यों सड़क चौड़ा होना चाहिए, सड़क पर जानते हैं कि पुल आदि, अब भूकंप आए, भूकंप के प्रभाव से पुल गिरने लगे, बाहर निकल करके आप सड़क पर जा रहे हैं, सड़क पर पुल तुरंत गिर जाएगा आपके माथे पर, तुरंत आपको प्रभावित कर देगा। और जब चौड़ा सड़क रहेगा तो गिरते समय लगेगा तो तक आप भाग सकते हैं, आपको समय लग जाएगा, भूकंप के प्रभाव यही होता है। जब आप घर बनाए तो प्रयास करें कि घर ऊंचा बहुत ज्यादा जब बना रहे हैं, घर बड़ा नुकसान नहीं बना रहे हैं, तो प्रयास करें कि कंक्रीट का घर बनाए, ईंट पत्थर आदि का घर बनाए, मिट्टी के खिलाफ पर पास करना, पता चलेगा कि थोड़ा सा भूकंप आया, जोर से हवा बहा तो छोटा छोटा प्रॉब्लम में आदि में करता रहेगा। तो भूकंप के प्रभाव को कम करने का क्या एक और तरीका है कि भवनों का निर्माण ईंट पत्थर और कंक्रीट आदि से बनाना है, तो बालू सीमेंट से। अच्छा, और क्या है भूकंप के प्रभाव को कम करने का उपाय, तो भवनों को उसके जो दरवाजे हैं या उसके खिड़कियां हैं, है ना, उसका भूकंप रोधी मॉडल से तैयार किया जाता है। खिड़की जो बनाया जाए वो भूकंप रोधी मॉडल इंजीनियर से पूछ के कि कौन ऐसा मॉडल से घर को बनाया जाए, उसके दरवाजा, उसके खिड़की, उसके वस्तु को किस प्रकार से सजाया जाए कि भूकंप के समय कम से कम लोगों को हानि। तो भूकंप रोधी मॉडल से घरों का निर्माण होना चाहिए। अब जैसे क्या है भूकंप रोधी मॉडल, तो मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि भूकंप के प्रभाव आप अपने घर पर कम करो, तो आपके घर में देखे होंगे कि एसी होगा, फ्रीज होगा, है ना, और बताते हैं अलमीरा होगा, अलमीरा लकड़ी का बना होगा, या वो भी आजकल आता है आपको, तो वो जब होगा तो जब भूकंप आएगा तो उसके नीचे गिर जाने का सही है, गिर जाने का सही। यहाँ पर खड़ा है घर में, ये खड़ा है, भूकंप आएगा तो सकता है गिर जाए, हो सकता है उसी समय आपको थोड़ा सा बच्चा नीचे गिर रहा हो, अचानक उसके शरीर पर गिर जाए तो बच्चा को काफी काफी क्या, बच्चा तो बहुत तरह से क्षतिग्रस्त, बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि भूकंप रोधी मॉडल से घर बनाया जाए, तो हमारा ये जो गोदरेज है या अलमीरा है ऐसे लकड़ी का बना हुआ, उसके पीछे क्या करेंगे, ऐसा व्यवस्था कर देंगे कि दीवार में काटिंग ठोक, है ना, उसको केवल ईटा पर रखेंगे नहीं, उसको काटिंग ठोक देंगे। और जैसे बोर्ड, जब बोर्ड घर में बोर्ड जो भी लगा हुआ है उसका पहले लकड़ी को डाल करके फिर काटिंग ठोक दिया जाता है, फिर उसका ऊपर से सुई आदि लगा करके महसूस कर दिया जाता है। तो वैसे ही इसको कहते हैं भूकंप रोधी मॉडल। ऐसा प्रयास करना है कोई भी चीज हानि न पहुंचा पाए भूकंप के समय, तो भूकंप के प्रभाव को इस प्रकार से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ये चर्चा कर दिए। तो आप अपने इस भूकंप से संबंधित कि भूकंप क्या होता है, भूकंप के कारण कितने प्रकार के होते हैं, भूकंप के केंद्र और भूकंप का क्रांति के अंतर पूछेगा, तुलना बता दीजिएगा, भूकंप का प्रभाव को कम करने के उपाय क्या है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पर, ये भी बता दी है कि रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसके लिए किया जाता है, रिएक्टर किसके लिए है, भूकंपीय आपदा को, ठीक है। रिएक्टर पैमाने पर एक इकाई बढ़ता है तो भूकंप की तीव्रता कम से 10 गुना बढ़ जाती है, ये बता दिए। दूसरा ये जानना आवश्यक है पूछा जाता है कि बिहार में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था, 1934 में आया था, और बिहार में जितना भूकंप विनाशकारी आया था उतना विनाशकारी भूकंप भी आया था वो आया था 2001 में। इसको ध्यान रखिएगा, दूसरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भारत को के कई क्षेत्रों में भूकंप आते हैं, जितने क्षेत्रों में भूकंप आते हैं उसको कई जोनों में बांटा गया, पूरे भारत क्षेत्र को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया, क्षेत्रों में बांटा गया है। जिसमें 5वां जो जोन है वो गुजरात है, गुजरात में जगह पड़ता है कच्छ, तो याद रखिए गुजरात या कच्छ याद रखिएगा, गुजरात के कच्छ, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत के 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया, जबकि प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया, तो 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है ना। 5वां जो जोन है वो गुजरात के कच्छ का है। अब हम लोग जानेंगे कि सुनामी क्या होता है, भूकंप के बारे में आप समझ गए, सुनामी क्या होता है तो समझिए। अब क्या है, ये भूमि है और यही भूमि धंस जाए, गड्ढा बन जाए और बारिश होगा तो इस गड्ढा में पानी भर जाएगा तो यही समुद्र बन जाएगा, सतह। तो पृथ्वी समुद्र जो है वो भूमि धंस गया, धंस जाने के कारण उसमें पानी भर गया तो समुद्र बन गया, सतह।
ये पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जब पढ़ते हैं 11th क्लास में तो उसमें चर्चा करना होता है, लेकिन अभी इस पर समझिए कि जो जिसमें पानी है वो समुद्र है, उसके नीचे भी तो भूमि ही है, समझ लो। तो जब ये भूमि पर भूकंप आएगा, स्थल खंड पर भूकंप आएगा, स्थल खंड पर कंपन आएगा तो वो भूकंप कहलाएगा। और जब जल खंड पर समुद्र पर कंपन आ जाएगा उसको कहा जाएगा सुनामी। क्या कहा जाएगा? सुनामी। तो जब भूकंप सागरीय तल पर आता है, सागर के तले पर आता है, नीचे आता है, सागर के तल पर आता है, उसको कहते हैं सुनामी। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है, इस चीज यहाँ पर लिख दिया गया है कि जब भूकंप सागर के तल पर जन्म लेता है तो सुनामी कहलाता है। और बंगाल की खाड़ी में 24 दिसंबर 2004 को बहुत विनाशकारी सुनामी आया। अब एग्जाम में आपको भूकंप और सुनामी में अंतर पूछ देता है। क्या है भूकंप और सुनामी में अंतर? हम मर जाएंगे, आपको सभी चीज लिख लीजिएगा। देखिए क्या होता है। भूकंप जो होता है वो जमीन पर आता है, सरफेस पर, सॉरी स्थल खंड पर आता है ना, जमीन पर आता है। इसको जमीन को क्या कहते हैं शुद्ध हिंदी में, पढ़े लिखे की भाषा में? स्थल, है ना। और खंड मतलब टुकड़ा, तो जमीन के टुकड़ा पर भूकंप आता है। और सुनामी कहाँ आता है? तो जल खंड के तल पर, जल खंड के सरफेस पे आता है, तल मतलब सरफेस पे आता है ना। अब देखिए, तो क्या पूछता है एग्जाम में? भूकंप और सुनामी में अंतर बताता है। पहला अंतर हमारा ये कि भूकंप स्थल खंड के तल पर आता है, सुनामी जल खंड के तल पर आता है। और एक बात बताइए, जब भूकंप आता है तो लोग उसमें डूबता है क्या? नहीं ना। जान माल की हानि किस प्रकार से होती है? डूबने से होता है। भूकंप में लोग दब जाते हैं, है ना, या किसी चीज के गिरने से टूट जाता है, इससे जान माल की हानि होती है। तो भूकंप में जान माल की हानि दबने या टूटने फूटने से होता है, जबकि सुनामी में जान माल की हानि, सुनामी मतलब बाढ़ आ जाता है, बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। जब समुद्र के तल पर भूकंप आता है तो उसको सुनामी कहते हैं। और सुनामी का बहुत ज्यादा तीव्रता से पानी बढ़ने लगता है, चारों तरफ बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ जब आएगा तो उसमें जान माल की हानि कैसे होगा? टूटने फूटने से। टूटने फूटने से नहीं होगा, होगा तो यहाँ पर डूबने या सड़ने गले से जीव जंतु मर जाएंगे, चलता रहे। तो भूकंप में क्या लिखेंगे? इसमें जान माल की हानि टूटने फूटने या दबने से होता है। ठीक है। और सुनामी में इसमें जान माल की हानि डूबने या सड़ने गले से होता है। ठीक है। अब बताइए, सुनामी में सड़ता गलता है, पेड़ पौधा है, जीव जंतु मर जाता है तो उसमें सड़ते हैं। तो सड़ेंगे तो वातावरण दुर्गंधित होगा कि नहीं होगा? विषैला गैस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यह जो विषैला गैस है वो संक्रमक रोग फैलाएगा, है ना, चर्म रोग फैलाएगा, है ना, दांत खाज खुजली जिसको कहते हैं, है ना, हैजा, टाइफाइड, बुखार आदि सब लोगों में बढ़ने लगेगा। तो सुनामी के कारण संक्रमण रोग फैलने का खतरा होता है, लेकिन भूकंप के कारण संक्रमण रोग फैलने का खतरा नहीं होता है। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे, भूकंप और सुनामी में अंतर क्या होते हैं। अच्छा, भूकंप में बाढ़ की समस्या उत्पन्न नहीं होती और सुनामी बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। तो जब आपके एग्जाम में अंतर पूछेगा तो आप लोग आराम से भूकंप और सुनामी में अंतर बता सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सुनामी से बचाव के उपाय क्या है ना। सुनामी से बचाव के उपाय क्या है? तो देखिए क्या है, जिस क्षेत्र में भूकंप आता है, तटीय क्षेत्र में जो भूकंप आता है वहां से और प्रयास करें कि घर दूर बने, है ना, और ऊंचे स्थान पर घर बनाए। तो जब आप तटीय क्षेत्र रहिएगा, बहुत दूर रहिएगा, तो सुनामी का प्रभाव आपके घर को प्रभावित नहीं करेगा, खराब तरीका से प्रभावित नहीं करेगा। तो तटीय क्षेत्र से दूर और ऊंचे स्थान पर घर बनाएंगे, आप बच सकते हैं सुनामी से। दूसरा, तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति लगाएगा। मैंग्रोव वनस्पति क्या होता है? एक प्रकार के विशेष जंगल है ना, उसका जड़ बहुत विस्तृत फैला हुआ और बालू वाले क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा हो जाता है ना, उसके लिए मिट्टी का सत्ता उतना नहीं है और खूब जोर से पकड़ रहता है। तो अगर आप मैंग्रोव वनस्पति उस पर लगा देंगे तट पर, जिस जो काफी घनित, उसका घन तो काफी अधिक होता है, काफी झुंड में फैला होता है, बहुत ज्यादा घना हो जाता है। तो जब भी सुनामी आएगा, तो जब बाढ़ का पानी या सुनामी का पानी जब मैंग्रोव वनस्पति के पास जाएगा होते ही के साथ, तो मैंग्रोव वनस्पति रोकने का प्रयास करेगा, तो उसकी ताकत को कम कर देगा। सुनामी की ताकत को क्या कर देगा? प्रबलता को कम कर देगा। जब वहीं पर उसके आसपास किनारा वनस्पति जो है या मैंग्रोव वनस्पति है, उसकी ताकत को कम कर देगा। तो जब पानी आगे बढ़ेगा, मनुष्य को कम से कम हानि पहुंचाएगा, क्षति पहुंचाएगा। ये हमारे घरों तक आते हैं तो उसका ताकत बहुत कम हो जाएगा। तो मैंग्रोव वनस्पति लगा देंगे, इससे कर सकते हैं सुनामी के प्रभाव से ऊपर बच सकते हैं। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में जहां हमेशा सुनामी आता है, कोई लोग पहले से रह रहे हैं, वहां सुनामी आता है, घर भी बना लिए हैं, जमीन को बहुत इतना महंगा है कि आदमी किनारों तक छेकते जा रहा है ना, कम दाम में जमीन लिया जा रहा है। तो उस वहां पर लोगों को प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग देना है ना, कि जब सुनामी आए तो कैसे बचे, सबको तैरना आना चाहिए, ये सब सुनिश्चित होना चाहिए, तब जाकर हम सुनामी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देकर के हम सुनामी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। लास्ट है, प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ सुनामी आता है उससे मजबूत बांध का निर्माण करेंगे ताकि सुनामी का प्रभाव कम से कम हो या सुनामी आने की संभावना घट सके। ठीक है, तो यह सुनामी से बचाव का उपाय है। अब प्रश्न है, एक टॉपिक आता है बांध और तटबंध में क्या होता है।
बांध और तटबंध में ध्यान दीजिएगा, लास्ट टॉपिक है बांध और तटबंध में क्या आता है। देखिए बांध को हम लोग देखिएगा डैम करते हैं, है ना, डैम नाम सुने होंगे, भारत सरकार ने डैम बनवा रही है, फलना डैम चिल्ला डैम बनवा रही है ना। तो डैम जो होता है, नाम से होता है डैम, बहुत बड़का चीज है ना। तो बांध जो होता है इसकी ऊंचाई अधिक होती है ना, और इसको क्यों बनाया जाता है, तो पानी को रोकने के लिए, क्या करने के लिए, पानी को रोकने के लिए, सॉरी पानी को रोक करके संग्रहित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। अब इस क्षेत्र से पानी ऐसे बह रहा है, यहाँ पर डैम बना दिए बहुत बड़ा, तो पानी यहीं पर रह जाएगा, समझ। तो बांध की ऊंचाई बहुत अधिक होती है, और यह जल संग्रहण के लिए बनाया था, पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है। अब पानी को क्यों रोका जाता है, तो बहुत से परियोजना के लिए, बहुत सारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो पानी को रोक देंगे, इधर पानी रहेगा तो कभी इधर सुखाड़ नहीं आएगा, इस पानी से खेती आदि भी होगा, इस पानी से मछली पालन आदि भी होगा, बहुत सारा चीज है, सुखाड़ क्षेत्रों में नहीं आएगा। तो डैम बना दिए, तो डैम बना ऊपर रास्ता भी बना सकते हैं, तो परिवहन व्यवस्था सरल भी हो जाएगा, आसान भी हो जाएगा, है ना। तो ये सारा चीज के, अब डैम जो है इसकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है, इसका प्रयोग जल संग्रहण के लिए किया जाता है। लेकिन वही अगर बात करें तटबंध, तटबंध, तट समझते हैं किनारा, और बंध मतलब बांधना। तो तट को बांधने के लिए जो बनाया जाता है, किनारा को बांधने के लिए बनाया जाता है, उसको कहते हैं तटबंध। वो छोटा छोटा होता है। अब ये जैसे खेत खेत में देखें आप लोग, जो लोग गांव से होंगे या जो लोग थोड़ा थोड़ी खेत में गए हैं या तो सुने हैं, तो आपको पता होगा कि कियारी बनाया जाता है। कियारी ऐसे कुदारी कुदारी जो होता है उससे लेकर के कियारी बनाते हैं कि पानी मुड़ेगा, हमारे खेत में ही पानी रहे, मुड़ करके कहीं जाए नहीं। चाहे अगर धारा मोड़ना हो तो मिट्टी लेकर के उसको क्यारी बना देता है, जिन्हें धारा मोड़ना होता है। तो वह तटबंध, उसमें जल को नियंत्रित करना, जल प्रवाह जो होता है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तटबंध इसलिए बनाया जाता है ताकि जल प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। और तटबंध बांध में तुलना बहुत छोटा होता है, तो आपके पास यदि कहीं नदी होगा, थोड़ा सा किनारा टाइप के बनाया गया होगा, ठीक है, किनारा टाइप के आपको बनाया गया, ऐसे प्रवाह को मोड़ जाए। मान लीजिए कि पानी ऐसे आ रहा है और कहते हैं आप इसको मोड़, इधर मोड़, है ना, तो उसके लिए आपको बांध बनाने की जरूरत नहीं है। पानी ऐसे जा रहा है, तरह की इधर ना मोड़े, है ना, सीधे जा रहा है, आता है इधर ना मोड़े, आप दूसरा सड़क किनारा बनाना पड़ेगा, मुड़ जाएगा पानी, है ना। तो तटबंध छोटा होता है ना, और इसका प्रयोग बाढ़ जल प्रवाह को नियंत्रित करने बनाया जाता है। तो ये सारी हम लोग सुनामी के बारे में पढ़ लिए, भूकंप के बारे में पढ़ लिए, इससे समझ कोई भी प्रश्न आएगा बन जाएगा। अब आप लोग कल प्रश्न बताएंगे, ये जो बने हैं उसी कि भूमंडल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहा जाता है। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है, कहा जाता है भूकंप का केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, ना इनमें से कोई। आप लोग इसका आंसर कमेंट कर देंगे, जैसे निश्चय बोल दिए। महासागर तल के कंपन का संबंध, महासागर के तल के कंपन का संबंध होता है भूकंप से, ज्वालामुखी से, बाढ़ से, सुनामी से। तो आप जब ये पढ़ लिए हैं तो आपने समझ विकसित हो गया है कि आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो पिछले वीडियो की तरह जैसे आयुष चला और भी वो सभी की जो कमेंट की थी वो सही आंसर था, और इसलिए हम उसको लाइक कर दिए थे। आप लोग सही आंसर देंगे, और सही आंसर ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, जो पढ़े उसी में से। तो हम हट जाते हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।